मैं कहना चाहूँगा कि यह जो बजट है यह रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल, सस्ती और आरामदायक परिवहन के रूप में बदलने के लिए नए भारत का बजट है। यह देश को एक नई दिशा देने वाला बजट है। पूर्व मध्य रेल के बजट 2022-23 में पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई गई है। इस बजट में पूर्व मध्य रेल के लिए 6,549 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो पिछली बजट अर्थात 2021-22 में आवंटित राशि की तुलना में लगभग 35% अधिक है। इसके अलावा आंतरिक संसाधनों, पीपीपी सहित अन्य माध्यमों से लगभग 6,057 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस प्रकार दोनों को मिलाकर कुल 12,606 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब मैं आपको बजट 2022-23 में पूर्व मध्य रेल हेतु जो प्रावधान किए गए हैं उनका एक संक्षिप्त विवरण दूंगा। पूरी डिटेल जो है आप लोगों को आपके फोल्डर में और फिर ईमेल पे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। बजट 2022-23 में बिहार राज्य की परियोजनाओं हेतु आवंटित राशि, मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि चूंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसलिए जो हमारे क्षेत्राधिकार में उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है उस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी इस बजट में, इस संवाददाता सम्मेलन में, क्षमा करेंगे। राज्यवार बजट आवंटन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस बार के बजट में बिहार राज्य में चल रही नई रेल लाइनों के निर्माण, अमान परिवर्तन और दोहरीकरण से जुड़ी 57 परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड 6,606 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बिहार राज्य के लिए वर्ष 2022-23 का यह कुल बजट आवंटन वर्ष 2009 से 14 के औसत बजट आवंटन, जो कि 1,132 करोड़ रुपए की तुलना में 484% अधिक है। बजट 2022-23 में पूर्व मध्य रेलवे को कुछ जो प्रमुख मदों हेतु जो आवंटित राशि हैं उनका मैं विवरण दूंगा। नई लाइन परियोजना के लिए 3,438 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अमान परिवर्तन कार्य के लिए 265 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दोहरीकरण परियोजना के लिए 3,028 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सड़क संरक्षा कार्य, जिसमें समपार फाटक के लिए जो कार्य हम लोग करते हैं उसके लिए 88.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सड़क संरक्षा कार्य आरओबी और आरयूबी, इनके निर्माण के लिए 453.74 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रेल पथ नवीकरण के लिए कुल 620 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उपभोक्ता सुविधाओं के विकास के लिए 487.20 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सिग्नल एवं दूरसंचार संबंधी कार्य के लिए 150 करोड़ का आवंटन है। बिजली संबंधी अन्य कार्य के लिए 972.39 करोड़ का आवंटन किया गया है। पुल संबंधित कार्य के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया है। वर्कशॉप के लिए 105 करोड़ का आवंटन किया गया है। यातायात सुविधा के लिए 67 करोड़ का आवंटन किया गया है। अन्य जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनके लिए इस बजट में आवंटन किया गया है उनमें प्रमुख रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दुर्गावती डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हमारा बन रहा है, इसके बीच 11 आरओबी के निर्माण के लिए 44 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सोननगर दुर्गावती के बीच 17 आरओबी और भी निर्माण किए जाने हैं, उसके लिए 68 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मानपुर, जो कि गया के बगल में एक स्टेशन है, मानपुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच 8 आरओबी के निर्माण के लिए 32 करोड़ का आवंटन किया गया है। सोननगर से गढ़वा रोड के मध्य 8 व आरा सासाराम रेलखंड पर 60 समपार के बदले कुल 68 लिमिटेड हाइट सबवे के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पूर्व मध्य रेल के 7 विभिन्न स्टेशनों पर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम हेतु 1.11 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रमुख स्टेशनों पर लिफ्ट के प्रावधान हेतु 1.27 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रमुख स्टेशनों पर एस्केलेटर के प्रावधान हेतु 4.27 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज हेतु 68.40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्टेशनों के उन्नयन एवं सुधार कार्य हेतु 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। गया में मेमू शेड के लिए 8 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बरौनी बाईपास स्टेशन पर यातायात सुविधा के विकास और सुधार के लिए 27 करोड़ का आवंटन किया गया है।
अब मैं बजट 2022-23 में पूर्व मध्य रेलवे की जो कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनके लिए जो आवंटन किया गया है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। सकरी हसनपुर ये नई लाइन का निर्माण हो रहा है, इसमें कुल आवंटन है 60 करोड़ रुपए। खगड़िया कुशेश्वर स्थान यह भी एक नई लाइन है, इसके निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। हाजीपुर सुगौली नई लाइन परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अररिया सुपौल नई लाइन परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कोडरमा रांची नई लाइन परियोजना के लिए 55 करोड़ का आवंटन है। कोडरमा से तिलैया इसके लिए 275 करोड़ रुपए का आवंटन है। बेटा औरंगाबाद वाया अनुग्रह नारायण रोड यह 120 किलोमीटर लंबी नई लाइन परियोजना है, इसके लिए 50 करोड़ का आवंटन किया गया है। पारसनाथ मधुबन गिरिडीह ये 49 किलोमीटर एक नई लाइन की परियोजना है, इसके लिए 50 करोड़ का आवंटन किया गया है। रेल सह सड़क पुल मुंगेर इसके लिए 50 करोड़ का आवंटन किया गया है। फतुहा इस्लामपुर के साथ में नेवरा से दनियावा, दनियावा से बिहार शरीफ से बरबीघा से शेखपुरा तक जो नई लाइन का निर्माण हो रहा है, इसके लिए 525 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सोननगर से दानकुनी के बीच में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण अभी होना है, उसके लिए भी 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब मैं आपको दोहरीकरण के संबंध में जो हमें आवंटन प्राप्त हुआ है उससे अवगत कराना चाहूँगा। पाटलिपुत्र पहरेजा घाट दोहरीकरण परियोजना के लिए 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रमना सिंगरौली इसके लिए 250 करोड़ रुपए का आवंटन है। करेला रोड शक्तिनगर इस परियोजना के लिए 160 करोड़ का आवंटन है। गढ़वा रोड रेल ओवर रेल के लिए 60 करोड़ का आवंटन है। गोमो फ्लाईओवर डाउन दिशा की ट्रेन के लिए 125 करोड़ का आवंटन है। हाजीपुर बछवाड़ा इसके लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। समस्तीपुर दरभंगा दोहरीकरण परियोजना के लिए 50 करोड़ का आवंटन किया गया है। सुगौली वाल्मीकि नगर दोहरीकरण के लिए 140 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुजफ्फरपुर सगौली दोहरीकरण के लिए 340 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दरभंगा बाईपास के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किऊल गया दोहरीकरण के लिए 70 करोड़ का आवंटन किया गया है। रामपुर डुमरा टाल राजेंद्र पुल अतिरिक्त पुल व दोहरीकरण के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। धनबाद सोननगर तिहरी लाइन के लिए 1085 करोड़ का आवंटन किया गया है। आमान परिवर्तन हेतु जो आवंटन राशि इस वर्ष उपलब्ध कराई गई है उसमें सकरी निर्मली और झंझारपुर लौकहा बाजार एवं सहरसा फॉरबिसगंज आमान परिवर्तन कार्य के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मानसी सहरसा दौरम मधेपुरा पूर्णिया एवं बनमनखी बिहारीगंज के लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जयनगर दरभंगा नरकटियागंज के लिए 40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब अंत में पिछले वर्ष में जिन परियोजनाओं को हमने पूर्ण किया उसकी भी मैं संक्षिप्त चर्चा कर देता हूं। दोहरीकरण में 2021-22 में जनवरी 2022 तक का ये फिगर है जो हम लोगों ने परियोजना कार्य पूर्ण कर लिया है। उसमें कटरिया कुर्सेला जो कि बरौनी कटिहार सेक्शन में एक सेक्शन है, कोसी नदी के ऊपर एक पुल है, उसका दोहरीकरण पूरा किया गया 7 किलोमीटर लंबा। तो इसके फलस्वरूप अब बरौनी से कटिहार तक का जो पूरा रेलखंड है पूरी तरह से दोहरीकृत और विद्युतीकृत हो चुका है। रांची रोड भुरकुंडा 16 किलोमीटर डबलिंग का काम पूरा किया गया। फफरा कुंड मगरदहा 6 किलोमीटर डबलिंग का काम पूरा किया गया। गढ़वा रोड से गढ़वा 9 किलोमीटर जो है इसमें भी डबलिंग का काम पूर्ण हो चुका है। मेरल ग्राम गढ़वा ये 11 किलोमीटर है, यहाँ भी डबलिंग का काम पूरा किया गया है। जारंगडीह बोकारो थर्मल ये 6 किलोमीटर का सेक्शन है, यहाँ भी डबलिंग का काम पूरा हुआ है। विंधमगंज महुरिया ये 11 किलोमीटर लंबा सेक्शन है, यहाँ भी हम लोगों ने दोहरीकरण का काम पूर्ण किया है। विंधमगंज से नगर उंटारी 11 किलोमीटर पूरा किया है। पाटलिपुत्रा पहलेजा 11 किलोमीटर ये भी पूर्ण हो चुका है। शीघ्र ही इस पर ट्रेनों का परिचालन बहाल होगा CRS के इंस्पेक्शन के बाद। शाहपुर पटोरी से सहदई बुजुर्ग 12 किलोमीटर। सिंगरौली से करेला रोड 13 किलोमीटर। मगरदहा से मिर्ची दूरी 17 किलोमीटर। डुमरी विहार से दानिया 11 किलोमीटर। बोकारो थर्मल से गोमिया 5 किलोमीटर। आमान परिवर्तन के लिए राघोपुर से ललित ग्राम जो कि सहरसा फॉरबिसगंज आमान परिवर्तन परियोजना का एक हिस्सा है, 30 किलोमीटर लंबा इसको चालू किया गया है।
और जयनगर बर्दीवास जो कि एक बिहार में है और बर्दीवास जो है वो नेपाल में है। इस पर 35 किलोमीटर लंबी जो परियोजना है वो बन के तैयार है। झंझारपुर तमुरिया, ये झंझारपुर और निर्मली के बीच में है। ये 9 किलोमीटर सेक्शन भी हम गेज का अनुमोदन कर चुके हैं। नई लाइन के लिए निर्मली से आसनपुर कुपहा 9 किलोमीटर हमने पूर्ण किया है। कुछ परियोजनाएं हैं जो हम लोग दिसंबर 2022 तक, यानी कि अगले इसी वर्ष के अंत तक जो पूरी कर लेने का लक्ष्य हमने रखा है और हम कर लेंगे। उसमें हाजीपुर अक्षयवट रायनगर डबलिंग, ये करीब 11 किलोमीटर है, और अक्षयवट रायनगर से सदैई बुजुर्ग, ये 14 किलोमीटर है। तो ये हाजीपुर से सदैई बुजुर्ग तक का जो 25 किलोमीटर लंबा सेक्शन है, ये डबलिंग पूरा होते ही हमारा हाजीपुर से बछवाड़ा तक का पूरा जो 70 किलोमीटर लंबा सेक्शन है वो कंप्लीट डबल लाइन हो जाएगा। इसके अलावा कोडरमा रांची जो नई लाइन परियोजना हमारी प्रगति पर है, इसके तहत सिद्धवर से शांकी, ये 25 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है यही केवल बचा हुआ है। यह भी इस वर्ष में पूर्ण हो जाएगा। इसके पूर्ण होते ही पटना से रांची के लिए हजारीबाग होते हुए एक ऑल्टरनेट रूट हमें उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद अब मैं आप लोगों के लिए मंच खुला छोड़ता हूं कि आपके जो प्रश्न हैं वो एक एक करके बारी बारी से पूछ लें। जयनगर बर्दीवास जो है, जो प्रोजेक्ट है, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। इसमें नेपाल सरकार की सहमति मिलते ही एक तिथि की चुनाव किया जाएगा। उसके बाद ये परियोजना में ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। पार्डन? ये वार्तालाप जो है हमारे विदेश मंत्रालय और नेपाल सरकार के बीच में चल रही है। इनको मिलकर के डिसाइड करना है। जहाँ तक परियोजना का सवाल है, परियोजना पूरी तरह पूर्ण हो चुकी है और ट्रेन चलने के लिए भी हमारे पास उपलब्ध है। केवल अब डेट का निर्धारण करना है, जो कि कॉल लेना है नेपाल गवर्नमेंट को। वैशाली का क्या है सर? वैशाली के लिए रेल लाइन कब से शुरू हो रही है? हाजीपुर वैशाली ऑलरेडी ट्रेन चल रही है, पूरी हो चुकी है। वैशाली से आगे का जो है वो कार्य प्रगति पर है। कुछ पोर्शन उसमें है जहाँ पे लैंड एक्विजिशन के कुछ इश्यूज हैं, वो मिलते ही आगे काम शुरू हो जाएगा। बट हाँ, हाजीपुर से वैशाली की ट्रेन चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था 18 सितंबर को 2019 को, 2020 को। नहीं, पैसेंजर ट्रेन चल रही है। हाजीपुर वैशाली के बीच में पैसेंजर ट्रेन चल रही है। इसमें आपको नेवरा से दनियावा तक कार्य प्रगति पर है, और बिहार शरीफ से शेखपुरा का जो पोर्शन है उसमें बरबीघा से शेखपुरा तक का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। बरबीघा के आसपास कुछ लैंड लिटिगेशन में था, वो भी अब क्लियर होने वाला है, जल्दी ही हो जाएगा। तो उसके बाद यह कार्य भी आगे बढ़ करके पूर्ण कर लिया जाएगा। सर, नए बजट में बिहार की नहीं, बजट में अब ट्रेनों की घोषणा नहीं की जाती है, इसलिए अब वो ट्रेनों की घोषणा समय समय पर हम लोग निरंतर करते रहते हैं, लेकिन बजट में एक मुश्त अब ट्रेनों की घोषणा नहीं होती है। अभी वर्तमान समय में वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी और नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलाई जा रही है। 3 रेक अभी भारतीय रेल के पास उपलब्ध है। 400 रेक हम लोगों ने बनाने का लक्ष्य रखा है। जैसे जैसे रेक हमारे पास बनते जाएंगे हम उसको सर्विस में इंडक्ट करते जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि पटना से नई दिल्ली जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस चलती थी उसमें हमने 13 रेक 1 सितंबर से लगाया है। तो जैसे जैसे रेक बनते जाएंगे वैसे वैसे इनका सर्विस में हम लोग इंडक्शन स्टार्ट कर देंगे। एक दोनों में से एक कोई पूछ लीजिए। हाँ, पूछ। पटना से अभी जो ट्रेन चल रही है, एक पटना रांची जनशताब्दी चल रही है, एक पटना हावड़ा जनशताब्दी चल रही है। इनको हम लोगों ने जो पुराने कन्वेंशनल रेक थे उससे अपग्रेड किया LHB रेक में। मुझे लगता है कि 2 वर्ष पूर्व, 2 या 3 वर्ष पूर्व हमने अपग्रेड किया है। प्रीमियम ट्रेन से वंदे भारत जो ट्रेन है फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन है। तो अभी जो हम जनशताब्दी चला रहे हैं इसमें AC कोच भी है और नॉन AC कोच भी है। तो रिप्लेसमेंट का जो निर्णय है वो रेल मंत्रालय लेवल पे होगा, समय के अनुसार और डिमांड के अनुसार। अभी निर्णय नहीं हुआ है। राजेंद्र नगर से जयनगर जाने वाले लोग जो यात्री हैं उन लोगों का ये है कि एक भी ट्रेन आपको राजेंद्र नगर से पटना से बरौनी तक के बीच में कोई ट्रेन नहीं है। सुबह में जाना है, उसको भी जो एक ट्रेन थी उसको ट्रांसफर कर दिया गया पटना। तो उसके लिए भविष्य में कुछ नहीं, पहले एक ट्रेन थी जो कि बरौनी में 2 भाग में विभक्त होकर के एक जयनगर चली जाती थी, एक सहरसा चली जाती थी। अब हम लोगों ने सहरसा के लिए इंडिपेंडेंट ट्रेन दे दिया है और जयनगर के लिए वाया मुजफ्फरपुर, हाजीपुर मुजफ्फरपुर एक दूसरी ट्रेन दे दी है। आपका डिमांड क्या है, मतलब कि लोगों की इच्छा क्या है? इस बीच में एक भी ट्रेन नहीं है, जैसे राजेंद्र नगर से लेके आपको मोकामा तक बरौनी तक जो भी यात्री हैं जयनगर जाने वाले उन लोगों के लिए तो कोई ट्रेन नहीं है।
एक भी ट्रेन नहीं है। नहीं, इस जो हम लोगों ने सहरसा के लिए एक्सक्लूसिव ट्रेन, जयनगर के लिए एक्सक्लूसिव ट्रेन किया, तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि यहाँ से बरौनी तक के बीच में जाने के लिए उस समय में जयनगर की कोई ट्रेन नहीं है। इस पर चर्चा चल रही है और मुझे लगता है कि जल्दी ही हम लोग निर्णय लेंगे, तो इस रूट के लोगों को भी जयनगर के लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेट ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सारी ट्रेनें आपकी आ रही है, तो स्पेशल कोई ट्रेनें हैं, फिर भी कंसेशन जो मिलना चाहिए वो लोगों को मिल नहीं रहा है। सीनियर सिटीजन कॉन्सेशन का जो निर्णय है ये रेल मंत्रालय लेवल का निर्णय है, तो वहाँ से जब निर्णय होगा तब हम आप लोगों को अवगत करा देंगे। फिलहाल तो अभी कोई निर्णय नहीं आया है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच जो सीधी रेल लाइन की बात थी, उसका क्या स्टेटस है? वो परियोजना में है, लेकिन अभी जो हम लोग प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उसको पहले पूरा कर रहे हैं, जिससे कि यात्रियों को तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाए। अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। कई पुरानी परियोजनाएं रेल लाइन बिछाने से लेकर के दोहरीकरण, वो आखिर अधर में क्यों लटका हुआ है? क्या रेल मंत्री क्या वो घोषणा था इस कारण से, या वजह कोई और राशि आवंटित नहीं हो रही है, क्या वजह है? नहीं, मैं बताना चाहूँगा, पहले से भी आप लोगों को पता है कि जो भी हमारी नई परियोजना है उसमें हम कार्य प्रारंभ तभी करते हैं अब जबकि कंप्लीट लैंड एक्विजिशन हमें मिल गया हो। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने किसी ने पूछा कि हाजीपुर सुगौली जो न्यू लाइन है इसमें काफ़ी बड़े हिस्से में काम हो चुका है, लेकिन बीच का कुछ हिस्सा है उसमें लैंड एक्विजिशन में कुछ लिटिगेशन है, तो इससे लाभ नहीं मिल पा रहा है, न यात्रियों को लाभ मिल पा रहा है, न रेलवे को लाभ मिल पा रहा है। इसलिए एक पॉलिसी निर्णय लिया गया कि जब हमें ज़मीन भू अधिग्रहित होकर पूरी तरह से मिल जाएगी उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट पे हम निर्माण कार्य प्रगति करेंगे और शुरू करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का जो मामला है जिसकी जांच हो रही है, अभी उच्च स्तरीय जांच हो रही है, उसमें अभी तक क्या फाइंड आउट आया है और जांच आगे जारी है क्या? मैं दो चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि हम लोग इसको अब एनटीपीसी ना बोलें, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन ही बोलें, क्योंकि एनटीपीसी वालों ने कुछ रेज किया था कि उनकी वो बदनामी हो रहा है। तो इसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। यह उच्च स्तरीय कमेटी जो है देश के विभिन्न भागों में जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनसे मिल रही है और उनके सुझाव और उनके जो शिकायत हैं उनको सुन रही है। इसी क्रम में यह कमेटी फिलहाल बिहार के दौरे पर है। परसों वो पटना में थी, कल वो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में थी, आज वो गया जाने वाली है। और कमेटी बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनसे मिल रही हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो सुझाव हैं उनको वो नोट कर रही है और उस पर जाकर के वो लोग अपना एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या है, उनके रिपोर्ट में क्या आता है। छात्रों ने जो मांग रखी है उस पर पुनर्विचार करने की जो ऐलान किया रेल मंत्री ने, वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा कब तक? नहीं, जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद रेलवे बोर्ड स्तर पे इस पर निर्णय होगा। इस पर अब इससे ज़्यादा भी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। सर, पटना से छपरा के बीच कुछ शेड्यूल ट्रेनें नहीं चल पाती, इसलिए रेगुलर आने जाने वाले पैसेंजर की परेशानी होती है। अभी मैंने बताया कि पाटलिपुत्रा से पहले जो डबलिंग का काम है वो हमारा पूर्ण हो गया है। आशा है कि इसी माह फरवरी में ही हम लोग इस पर रेल परिचालन बहाल कर देंगे। अभी चूंकि सिंगल लाइन है पाटलिपुत्रा स्टेशन और पहलेजा के बीच में, और उसके बाद तो फिर डबल लाइन है, इसीलिए हमारे ट्रेन चलाने की जो क्षमता है वो कम है। और सिंगल लाइन होने की वजह से ही आप जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा पंक्चुअलिटी इफेक्ट होता है। जैसे ही डबलिंग हो जाएगा तो ये समस्या है वो आपकी लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि फरवरी में किसी भी समय हम उससे परिचालन स्टार्ट कर देंगे। और अब आपने ये प्रश्न पूछ ही दिया है तो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। सेतु है, इसमें डबल लाइन करने के बाद हम लोगों ने इसको ट्विन सिंगल लाइन ऑपरेशन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अमूमन आप देखते हो कि ट्रेन डबल लाइन में एक अप लाइन होता है, एक डाउन लाइन होता है, इसमें हमने ट्विन सिंगल लाइन रखा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो पाटलिपुत्रा से 2 ट्रेन एक साथ हम पहलेजा के लिए भेज सकते हैं एक ही दिशा में। इसको इसलिए किया गया क्योंकि पहलेजा के बाद फिर वाई कनेक्शन है, एक पश्चिम की तरफ मुड़ करके छपरा की तरफ चला जाता है, एक पूर्व दिशा में मुड़ करके सोनपुर की तरफ चला जाता है। तो अगर हमारे पास कभी ज़रूरत पड़ी तो हम एक साथ 2 ट्रेन भेज सकते हैं, एक छपरा की तरफ चली जाएगी, एक सोनपुर की तरफ चली जाएगी। तो इससे भी जो हमारी ट्रेन परिचालन की क्षमता है उसमें काफ़ी वृद्धि मिलेगी और जो पंक्चुअलिटी है उसमें भी काफ़ी सुधार होगा। और ये जिला प्रशासन ने मेरे ख्याल से इस बात पे स्पष्टीकरण दे ही दिया है कि जांच होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर ही केवल कार्रवाई होगी, केवल एफआईआर दर्ज होने से कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, जिला प्रशासन ने मेरे ख्याल से स्पष्ट कर दिया है, तो यही स्पष्टीकरण है। सर, बी और डी जो अभी परीक्षा होने वाला है जो कैंसिल हो गया, वो कब तक डेट फिक्स घोषणा की है? नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। एक मिनट पहले इनका जवाब दे देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका।
15 फरवरी से 19 फरवरी तक जो CBT लेवल 2 स्टेज 2 का एग्ज़ाम होना था उसको कैंसिल किया गया है, रद्द नहीं किया गया है। चूँकि अभी कमेटी है, कमेटी रिपोर्ट सबमिट कर देगी, उसके बाद परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाएगी। 23 फरवरी से जो लेवल 1 का एग्जामिनेशन था RRC के द्वारा लिया जाने वाला, उसका पहला वो परीक्षा था, लेकिन चूंकि अभी CBT 2 स्टेज में कुछ प्रॉब्लम है, कमेटी उसका अध्ययन कर रही है, इसलिए उसको अभी डेफर किया गया है। कोई भी परीक्षा रद्द नहीं हुई है। कंसेशन कोविड के दौरान कंसेशन बंद किए गए थे। कोविड के बाद यह जो निर्णय है मंत्रालय लेवल पे लिया जाएगा और वहाँ पे मेरे ख्याल से सभी आपकी समस्या से और आपकी भावना से अवगत हैं, तो रेलवे बोर्ड जल्दी ही इस पर निर्णय लेगा। कोविड का जब फेज कम हुआ तब हम लोगों ने निर्णय किया था कि बेड रोल, लिनेन वगैरह प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे ही ये निर्णय इम्प्लीमेंट होने की स्टेज में आया, ओमिक्रॉन नाम का एक नया वेरिएंट आ गया, उसकी वजह से इसको कुछ दिनों के लिए हम लोगों ने होल्ड पे रखा है। अब आशा है कि नहीं नया होगा, लेकिन अभी वैक्सीनेशन इतना आगे बढ़ चुका है और वैक्सीनेशन इतना इफेक्टिव है कि हम लोग लगभग इस पे जीत जाएंगे। तो पेट्रोल तो उपलब्ध होगा ही, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, मिले, समय की केवल बात है। ये राजेश जी, बात नहीं है, सीनियर सिटीजन का जो रियायत मिलती थी, फैसिलिटीज मिलती थी, वो भी नहीं मिल रही। सीनियर सिटीजन लगातार आर्गुमेंट कर रहे हैं कि उनकी उम्र को देखते हुए जो रियायत मिलती थी वो पूरा बहाल किया जाए। सफर वो कर रहे हैं, फिर पूरी वो राशि दे रहे हैं। यह मामला जो है हम लोग के संज्ञान में है, रेल मंत्रालय के भी संज्ञान में है। आशा है कि जल्दी ही इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। पत्रकारों वाला के यही बोले थे। देखिए, जो पूर्व मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में है उस पर तो हम कमिटमेंट कुछ दे सकते हैं या बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। नहीं हुआ है, मालूम है मुझे, बोले कोई नहीं। अभी केवल जो कंसेशन है मेरे ख्याल से दिव्यांगजन और मेडिकल 11 टाइप है, वही चल रहा है। क्या? एक मिनट, जितनी भी हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन थी सब नॉर्मल हो चुकी हैं। कुछ पैसेंजर ट्रेन हैं मेरे ख्याल से 42 के करीब, उनमें अभी केवल मेल एक्सप्रेस का किराया लग रहा है, वो भी केवल फॉर द टाइम बिंग है, जल्दी उस पर भी निर्णय लिया जाएगा।